Students, now we will be studying the fourth lesson of your 10th standard My English course book. It's a chapter named An Epitome of Courage. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or moan over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14th, 2018. हम काफ़ी बार हमारे खामियों, डिसेबिलिटीज़, हैंडीकैप्स के पीछे छुपते हैं और रोते हैं उन पर हमारी पूरी ज़िंदगी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक सबसे महान साइंटिस्ट्स में से इस सेंचुरी के, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो बहुत ही रेयर और बहुत ही कठिन बीमारी से गुजर रहे थे, डॉक्टर हॉकिंग ने बिना रुके अपनी रिसर्च जारी रखी। His exemplary means worth of imitation and admirable, यानी वो काफ़ी एडमिरेबल थे। उनका एग्जेम्पलरी जो साहस था वो आज भी हमें प्रभावित करता है कि हम हमारा बेस्ट करें इवन सबसे कठिन हालातों के बीच में। उनका निधन मार्च 14, 2018 को हुआ। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be very epitome of courage. एग्जैक्ट 300 साल गैलीलियो के मृत्यु के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, जनवरी 1942 के 8वें दिन पे। उनके पेरेंट्स को ये नहीं मालूम था कि उनका छोटा बच्चा दुनिया का सबसे मशहूर और महान साइंटिस्ट इस सेंचुरी का जाना जाएगा। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका दिमाग इतना ज़्यादा आगे जाएगा स्पेस में लाइट की तरह, और ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो एपिटमी के साहस होंगे। एपिटमी अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी जैसे क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन का एपिटमी कौन हो गया? सचिन तेंदुलकर। वैसे ही साहस का एपिटमी। करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस्ड विद अ ग्रेट कैलामिटी. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate. Yet he is one of the greatest scientists of this century. साहस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वही क्वालिटी है जो लोगों को अपना दिल ना खोकर जब बहुत ही कठिन हालातों से जाते हैं वो, तो वहाँ अपना दिल और मन नहीं हराती। ये ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होगा ये कहने पे कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक जीते जाते लेजेंड कॉस्मोलॉजी के। कॉस्मोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया कहाँ से शुरू हुई, इसके जो स्टडी करते हैं उनको कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उसके स्टडी, उसकी पढ़ाई को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये स्वयं पर्सोनिफिकेशन है साहस और उम्मीद के। एक्सेप्ट हिज माइंड, यानी उनके दिमाग को छोड़ के उनका पूरा शरीर एक व्हीलचेयर यानी हमने देखा है अपाहिज लोग जिस पे बैठते हैं, उससे अड़का हुआ है। थैंक्स टू, शुक्रिया, एक क्रूअल यानी बहुत ही शातिर क्वर्क ऑफ फेट मीन्स अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, यानी न एक्सपेक्ट चेंज किया हुआ डेस्टिनी का।
An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. एक सादे बच्चे, एवरेज चाइल्ड स्टीफन, वो बड़े हुए एक नॉर्मल टीनेजर की तरह, मस्ती से भरे हुए और बहुत सारे प्यार, उनको बहुत सारा प्यार था किसके लिए? म्यूज़िक यानी संगीत और मैथ्स के लिए। उनके पिताजी चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़े, मेडिसिन पढ़ना यानी डॉक्टर की पढ़ाई। फिर भी वो इस पे दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि वो मैथ्स ही पढ़ेंगे। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी तब उधर वो टाइम पे मैथ्स का कोर्स नहीं था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फिज़िक्स पढ़ेंगे। At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous systems and eventually weakens all the muscles of the body. 17 साल की उम्र में स्टीफन ने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्लमजी मीन्स ऑकवर्ड, इनकॉम्पिटेंट, यानी हम ना चाहते हुए भी जो आलसी बन जाते हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, तो क्लमजी बन रहे थे और वो कुछ बार गिर भी गए थे बिना कोई कारण के। परप्लेक्स्ड मीन्स फुल ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ, यानी इसने उन्हें काफ़ी कठिनाइयों से भर दिया और वो अपने फैमिली डॉक्टर को देखने गए, जिन्होंने इस कारण का राज बताया कि वो एक बहुत ही रेयर बीमारी ALS या LOU, गेरिग्स डिजीज़ से गुज़र रहे थे, जो पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे शरीर के सारे मसल्स को स्थिर कर देता है। Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. स्टीफन ये बताते हैं कि एक बच्चे की उम्र में भी उनका जो मसल कोऑर्डिनेशन था वो कुछ लिखने के लिए नहीं, लिखने के लायक नहीं था। वो ये याद करते हैं कि उनकी जो हैंडराइटिंग थी वो उनके टीचर को एक फिट ऑफ फ्रेंजी में भेज देती थी। फिट ऑफ फ्रेंजी मीन्स ग्रेट अनोयंस और अ रेज, यानी बहुत दिमाग ख़राब करती थी और वो स्पोर्ट्स में भी इंक्लाइन नहीं थे। फिर भी ये बीमारी उनको केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राइज, यानी कहीं से भी आई जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। हाउ मच टाइम हैड ही लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टन। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। कितना टाइम उनके पास धरती पे बचा था ये कह नहीं सकते थे। प्रोग्नोसिस मीन्स फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, यानी आगे बताना कि आगे की सेहत कैसी रहेगी। तो प्रोग्नोसिस बहुत ही ख़राब था और डॉक्टरों ने कहा कि वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अनडॉन्टेड मीन्स नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्चून्स, यानी बिना डरे स्टीफन ने डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज टू अ जेन वाइल्ड। Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal age he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. स्टीफन ने जारी रखा उनकी रिसर्च और उन्होंने सगाई भी की जेन वाइल्ड से, उनकी शादी भी तय हुई। हॉकिंग कहते हैं कि ये कैसा भी साउंड करे, इस उम्र में उन्होंने ज़िंदगी सही में एंजॉय करना शुरू किया। ये वो बताते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जीनी शुरू की अपने मोमेंट में, यानी उस मोमेंट में, और उनकी डॉक्टरल रिसर्च वर्क को कंटिन्यू किया नए विगर के साथ।
In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. इतने में उस बीमारी ने अपना रास्ता बना लिया स्टीफन के पूरे शरीर में और उन्हें पूरी तरीके से डिसेबल्ड छोड़ दिया. उन्होंने ब्लैक होल्स का कंसेप्ट की पढ़ाई शुरू की उनकी PhD पाने के लिए. इस टाइम तक by this time he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. इस टाइम तक वो एक व्हीलचेयर पे कन्फाइंड हो गए थे. कन्फाइंड मीन्स यानी अटक जाना वहीं पे एक व्हीलचेयर पे, और जल्दी से अपने हाथों और अपने स्पीच का कंट्रोल लूज कर रहे थे. द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a Big Bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. ब्लैक होल्स की पढ़ाई उनके दिमाग को स्पार्क कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन और बहुत ही नए आइडियाज़ के साथ. Epoch making means of great importance at a particular restricted time. यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कोई होती है एक पर्टिकुलर कम समय पे. उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जो बहुत महत्वपूर्ण थे उस टाइम पे, जिन्होंने तब एस्टैब्लिश थेरीज़ को हिला के रख दिया. साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो यूनिवर्स था यानी ब्रह्मांड, उसकी शुरुआत एक बिग बैंग से हुई. इस कंसेप्ट को बाद में समझाने के लिए स्टीफन ने इन्वेंट किया जिसको आज जाना जाता है लाई अलजेब्रा के नाम से. दो कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स. हालांकि वो एक व्हीलचेयर पे अटके हुए थे और उनके पूरे शरीर में उनका कंट्रोल नहीं था, एक उंगली तक छोड़ दो, और एक कंप्यूटर जो उनकी मदद करता था उनके विचार प्रकट करने में. डॉक्टर हॉकिंग इज़ एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बिस्टोड ऑन हिम. डॉक्टर हॉकिंग एक अथॉरिटी है साइंस यानी विज्ञान के बहुत ही प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स में. बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स और अवार्ड उनके नाम पे दिए हुए हैं. ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी. And a member of the US National Academy of Sciences. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. A simple, down-to-earth man, he has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. उनको आइंस्टाइन के इक्वल माना जाता था इंटेलिजेंस में. डॉक्टर हॉकिंग बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल मैन है. उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है जो उनके बहुत सारे आइडियाज़ से डील करती है. कीपिंग अ लेमैन इन माइंड. लेमैन यानी जिसको कोई नॉलेज नहीं होता, कोई चीज़ में नया होता है. उनकी राइटिंग, उनकी लिखिता में इतना विट है और ह्यूमर है. उनकी स्टाइल इतनी लूसिड है कि जो साइंटिस्ट नहीं होते वो भी उसे समझ पाते. उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स है हमारे ज़माने की. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest, I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many." ये पूछने पर कि उन्हें कैसा लगता है ये सबसे खतरनाक ALS होने पर, डॉक्टर हॉकिंग जो क्विंटेसेंस मीन्स एपिटमी जैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल, द क्विंटेसेंस यानी ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सोच, स्टेट ऑफ हैविंग पॉजिटिव बिलीफ.
पॉजिटिव सोच के परफेक्ट एग्जाम्पल और उम्मीद की उन्होंने कहा, दूसरों लोगों से ज़्यादा अलग नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ और मेरी कंडीशन के बारे में इतना ना सोचूं और इस पे अफसोस ना करूं कि वो मुझे कौन सी चीज़ें नहीं करने देता है जो ज़्यादा नहीं है। Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. डॉक्टर हॉकिंग ये विश्वास करते हैं कि अगले एक मिलेनियम में साइंस ये जान जाएगा जो सबसे कड़े रहस्य है यूनिवर्स के, वो उसका ओरिजिन यानी वो कैसे शुरू हुआ था, उसकी हिस्ट्री, और शायद ये भी पता लगा सकते हैं उसका डिमाइस यानी कब पूरा यूनिवर्स ख़त्म होगा। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. डॉक्टर हॉकिंग की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एग्जेम्पलरी करेज अपनी ज़िंदगी में दिखाते हैं। आज उन सबको सैल्यूट करते हैं, उन महान आत्माओं को जो अपाहिज होने के बाद भी अपना कोशिश करते हैं कि वो अपना बेस्ट करें।